नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हम बात करेंगे ऐसी ही महान विभूति की जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है। वैसे तो हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक पुरुषों का बात आती है, हम काफ़ी पुरुषों को जानते हैं, लेकिन महिलाओं के योगदान के बारे में हमें बहुत कम पता है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका ध्येय वाक्य है राष्ट्र प्रथम। तो जो राष्ट्र प्रथम के बारे में बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम चाहते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे नहीं जानते होंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, एक स्वतंत्रता सेनानी रही हैं सुहासिनी गांगुली, उनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है। क्या था उनका योगदान? देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को जिन लोगों ने अपने खून पसीने से अपना जीवन को आहुति देकर आज़ाद कराया, उनके बारे में हमें बताया नहीं गया। नई पीढ़ी को तो केवल 2-4 लोगों के बारे में बताया गया और बिना खड़क बिना दे दी आज़ादी गांधी जी ने ऐसा एक वातावरण बनाने की कोशिश की जैसे आज़ादी केवल अहिंसा के आंदोलन से प्राप्त हुई। उसका भी योगदान था जन जागरण में, परंतु ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके 3-3 भाइयों ने फांसी की सज़ा ली, काला पानी गए, और इसमें बंगाल और महाराष्ट्र विशेष तौर पर और पंजाब 3 ऐसे प्रांत थे जहां क्रांतिकारियों की बहुत अच्छी फसल आई थी, मेरे मानना है। और वो हिस्सा जो आज बांग्लादेश कहला रहा है, अधिकांश वहाँ पैदा हुए। ये भी बड़ा एक अजीब बात लगे कि जैसे पंजाब के लाहौर केंद्र था, लाहौर आज हमारे पास नहीं है, खुलना चटगांव आज हमारे पास नहीं है। ऐसे ही जिन्होंने आप जिस महान महिला विभूति का नाम लिया, क्या सुंदर तो नाम है, सुहासिनी, अच्छी खुशबू देने वाली गांगुली जी, ग्रेजुएट होकर जी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई जी। संपर्क में आते ही एक हुआ तो फिर असर एक मैग्नेटिक है। डॉक्टर हेडगेवार जी भी बंगाल क्यों पढ़ने गए थे जी। क्रांतिकारियों से संपर्क करना था डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए, किया। अनुशीलन समिति के सदस्य तक बने, बहुत मुश्किल था और बड़ी परीक्षाएं लेते थे। ऐसे है जिनका अनेकों महिलाएं हैं, अनेकों पुरुष हैं, 18 साल 17 साल 19 साल की उम्र में देश के प्रति समर्पित भाव से लग गए। ऐसा ही एक नाम सुहासिनी दीदी का है, गांगुली जिनको कह रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, खुलना में शिक्षा अच्छी प्राप्त की, उस समय की ग्रेजुएशन प्राप्त की, परंतु उसी दौरान ऐसे पुरुषों से संपर्कित हो गई जो क्रांति में लगे हुए थे, जिन्होंने शस्त्रागार को भी लूटा था जी। परंतु एक अध्यापक बनकर रही। जब ब्रिटिश पुलिस ज़्यादा पीछे लग गई थी तो बीच में चंद्रनगर चली गई। हाँ, चंद्रनगर के बारे में आप आज की पीढ़ी को ये भी नहीं मालूम कि चंद्रनगर क्या है। चंद्रनगर एक फ्रेंच टेरिटरी थी। इस देश में लोगों को लगता है ना केवल अंग्रेजों का राज रहा, अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगालियों का राज रहा गोवा दमन दीव में, फ्रांस का राज रहा पांडिचेरी और चंद्रनगर। चंद्रनगर एक छोटा शहर है कलकत्ता के पास, जहाँ जब ब्रिटिश ज़्यादा तंग करते थे तो लोग वहाँ जाकर रहते थे। तो योगी अरविंद भी वहाँ जाकर रहे, बाद में पांडिचेरी, क्योंकि वो क्रांतिकारी प्रोफेसर, कहाँ बड़ौदा में प्रोफेसर, कहाँ क्रांतिकारी और कहाँ एक ऐसे योगी जिन्होंने देश की आज़ादी का पहले से बता दिया था। और उनका भी 15 अगस्त जन्मदिन है, ये भी लोगों को नहीं मालूम। अभी सुहासिनी जी चंद्रनगर रहकर अध्यापिका का काम कर रही है। किन बच्चों में? जिनको आप दिव्यांग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह शाम क्रांतिकारियों को छिपने की व्यवस्था करना, उनकी रहने की व्यवस्था करना। परंतु ब्रिटिश को पता चल गया, सजा भी हुई, 8-10 साल जेल में रह के आई, फिर वापस आ गई। आने के बाद 42 के आंदोलन में भी भाग लिया, फिर जेल भी हुई
और बाद में बहुत ही उस सपने को संजोए रखते हुए देश की आज़ादी के समय जीवित भी रही। अब ऐसी महिलाएं, ये सारा मोदी जी ने जो अमृत काल में ऐसी सभी खोज की, सारे साहित्यकारों से, क्रांतिकारियों से बातचीत करके ऐसी बहुत लंबी सूची बनी, उनमें से एक ये भी है। और उनका पूरा तो लिटरेचर धीरे धीरे उपलब्ध हुआ। उनके नाम से एक सड़क है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, सुहासिनी गंगोली सारनी। ऐसे और भी स्मारक या ऐसे सड़क नहीं बननी चाहिए बंगाल की वो भी कलकत्ते की सड़क तक क्यों सीमित रखा? जी, ये तो अच्छा किया जितना भी किया, परंतु वो केवल बंगाल के लिए तो आज़ादी नहीं लड़ी। जिस क्षेत्र में पैदा हुई वो क्षेत्र तो आज भी मैं आज़ाद नहीं मानता, क्योंकि अलग देश के रूप में विद्यमान। परंतु क्या आज ममता दीदी को ये चिंता नहीं होनी चाहिए? ये खुद भी उधर ही पैदा हुई थी। जितने पश्चिमी बंगाल में नेता हैं हिंदू, सब के सब माइग्रेटेड हैं उस हिस्से से जिसको ईस्ट बंगाल बोलते थे। जी, तो मन में एक भाव तो आना चाहिए, जैसे इजराइल के रहा हजारों साल बाद, कि अपनी मातृभूमि प्राप्त करनी। बहुत आसान है। बांग्लादेश के लोग आज भी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। हमारे राष्ट्रगीत गान लिखने वाले कॉमन हैं। आज भी रविंद्र संगीत वहाँ चलता है। पहनावा उनका आज भी वही है जो भारतीय होना चाहिए। केवल मांग भरने के अलावा मुझे वहाँ की महिलाओं में कोई अंतर नजर नहीं। उनको गर्व है अपनी सनातन परंपरा पर, परंतु हमने पश्चिमी बंगाल को ही बांग्लादेश या पाकिस्तान बनाने की साजिश रचने वाले लोगों के साथ आज की सरकारें पिछले 40 साल से सहयोग कर रही हैं। इसलिए क्रांतिकारियों का वहाँ इज्जत नहीं हुई। जी, परंतु आज समय आ गया है, अमृतकाल चल रहा है। आज फिर से हम, जैसे मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे बनाकर वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ इतने बढ़िया संबंध है कि आज रेल यातायात, समुद्री यातायात, सड़क यातायात तीनों खुल गए हैं। हमें गुवाहाटी जाना वाया बांग्लादेश की आसान हो गया है। ये सब काम किए हैं। अनुकूलता भी बढ़ी है। इस अनुकूलता को मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन भी बढ़ाएंगे तो बांग्लादेश भारत के साथ सहज रूप से मित्रवत रहते हुए एक फेडरेशन में आ सकता है। जी। और वो बहुत उचित होगा, अच्छा होगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। एक कहावत है ना, तन समर्पित मन समर्पित। और इसी तरह से मन समर्पित। इसी तरह से सुहासिनी जी ने एक कथाकथित पति बन के, पत्नी बन के एक आचार्य जी थे उनके साथ रही थी। तो कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने अपना सब कुछ, सर्वस्व, जो आजकल कहते हैं कि सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने। तो वो कैसी भूमिका रही उनकी उसमें? अब इस प्रकार के बहुत लोग थे क्रांतिकारियों में। अब छिपके रहना है तो एक उस दृष्टि से उन्होंने, वो आचार्य की भी हिम्मत है, उनका भी योगदान मैं उतना ही मानता हूँ कि उन्होंने को घर में रह रहे हैं इस ढंग से कि वो पति पत्नी बाहर वालों को लगे, परंतु अपने रिश्तों की पवित्रता बनाए रखते हुए। दोनों का मैं कमाल मानता हूँ, पर महिला का ज़्यादा है। तो दुर्गा भाभी का नाम भी तो सुना ही है ना। जी जी। भगत सिंह के साथ पत्नी बन के निकल गई लाहौर से कलकत्ता पहुँचने के लिए। तो रास्ते में क्या बता दिया, ये पति हैं, जबकि वो तो उनको माँ के समान मानते थे। ये क्रांतिकारी में बहुत हैं ऐसे लोग जिनके लिए केवल एक मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भगाना है। अंग्रेज़ों को भगाकर भी 60-70 साल इस देश में अंग्रेजियत नहीं भगा पाए। शिक्षा से, न्याय व्यवस्था, अब पहली बार न्याय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। 1857 के बाद हमें दबाने कुचलने के लिए जो कानून बने थे, जिनके अंतर्गत सुहासिनी को भी जेल हुई थी, इंडियन पिनल कोड, CRP, वो सारे अभी तक हम ढो रहे थे। अब जाकर 1 अप्रैल से पूरे ढंग से वो लागू होंगे। पार्लियामेंट में तीनों बिल पास हो गए। अब न्याय की बात होगी, पहले दंड की बात थी। भारतीय दंड संहिता नाम था, अब भारतीय न्याय संहिता। कितना बड़ा सोच में अंतर है। हमें दंड देने के लिए जो कानून बने थे, उन कानूनों को हमने 70-75 साल ढोया है और वैसा ही दंड लेते रहे। तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। स्वर्ण युग हमारा प्रारंभ हुआ है। भारत का बजट भी जो पेश हुआ है कल, पहली बार लोक लुभावन नहीं, सब तक पहुंचने की कुचेष्टा। अब आप अभी तो पढ़ेंगे लोग, 1 करोड़ दीदी बना देना लखपति, जहाँ कभी 1000 रुपये नहीं होते, तब 2 करोड़ और बनानी है। हर घर को हर सुविधाएं मिलें, यही तो राम राज्य है।
बिजली, पानी, सुविधाएं, वेवलेंथ, जो नई चीज़ें सबको सुलभ हो जाएं, सबको शिक्षा सुलभ हो, सबको स्वास्थ्य सुलभ हो, तो फिर आवश्यकता अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगी ना ठीक। और 5 साल के लिए अन्न की सुरक्षा कर दी जी। तो राम मंदिर का बनना राष्ट्र मंदिर का बनना रहा। और ऐसे जो क्रांतिकारी रहे जिनके कारण आज हम ये सब कर पा रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके सपनों का भारत बनाएं। उनके सपनों का भारत क्या था? जहाँ कोई अभावग्रस्त ना हो, भय भूख से मुक्त हो, और सबको सारी चीज़ें वो मिल जाएं जो एक आम कॉमन आदमी को चाहिए। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको बोलते थे वो मिल जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ और क्या चाहिए। तो बाकी तो कोई आवश्यकताओं की तो कितनी ही बढ़ा लें, तृष्णा कितनी ही बढ़ा लें, परंतु ये सुलभ हो जाए तो यही एक सपना था। यही गांधी का भी सपना था जिन्होंने देश को जागृत किया। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था जिन्होंने विदेश में जाके निर्वासित सरकार बना दी थी। अब ये सब चीज़ें फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से जब लोग जाने कि भारत का पहला अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसने भारत की सीमाओं में प्रवेश कर लिया था। अंडमान निकोबार में तिरंगा फहरा दिया था और सिंगापुर में निर्वासित सरकार बनाकर अपनी करेंसी और 20-25 देशों ने उसको मान्यता दी थी। अब ये सब चीज़ें सीखने की, पढ़ने की मैं अपने विद्यार्थियों से भी अपील करूंगा कि वो गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चेष्टा करें, अपने आप देश को जानें, देश के क्रांतिकारियों को जानें, देश के उन लोगों को जानें जिनके कारण आज हमें ये दिन मिले हैं। और आने वाले 24 साल में सब मिलकर काम करेंगे तो इस देश में अमेरिका और चीन के साथ भारत का नाम भी उसी मान सम्मान के साथ लिया जाएगा, निश्चित तौर पर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हम इस साल के अंत तक 24-25 में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली, आर्थिक शक्ति बनेंगे। मिलिट्री शक्ति लगभग बन गए हैं। विज्ञान में हम 3 पहले देशों में नाम हमारा है। तो अनुसंधान के बारे में भी जो मोदी जी ने नया शब्द अटल जी के साथ जोड़ा था, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान और जय अनुसंधान, और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया कल के बजट में रखा है। और भारत की मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, भारत के लोगों को सब चीज़ें मिलेंगी, भारत का कृषि आगे बढ़ेगा। कृषि के साथ साथ दुधारू पशु, मछली, जो आवश्यक हैं वो सब चीज़ों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से जैसे देश की सरकार काम कर रही है, हम भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो इस राष्ट्र को जो इसके खोया हुआ स्थान है जो 1000-1200 साल से, उसको हम निश्चित तौर पर आने वाले 25 साल में प्राप्त करेंगे। मेरी क्रांतिकारियों को सबको बहुत बहुत प्रणाम ही कर सकते हैं। हम उनके आशीर्वाद उनका मिलता रहे और हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। यही प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। महिलाओं को उचित सम्मान मोदी जी ने दिया और महिलाओं को अब जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और जो हमारी पुरानी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में हम जानें, हमें जानना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इसको लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।